सबसे पहले आप सभी को ये बता दें कि आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स किसके लिए पढ़ना है उस पर थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए है, स्पेशली डिप्लोमा के लिए। तो फर्स्ट सेमेस्टर में ग्रुप बी वाले के लिए, जब फर्स्ट सेमेस्टर में थे उन लोग या रहते हैं, तो ग्रुप ए वाले के लिए उसमें एक सब्जेक्ट था इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, और सेकंड सेमेस्टर में ग्रुप बी वाले ए वाले के लिए पढ़ना है। फर्स्ट सेमेस्टर में ग्रुप बी वाले को और सेकंड सेमेस्टर में ग्रुप ए वाले को ये सब्जेक्ट पढ़ना है। अब ग्रुप ए कहने का मतलब कौन सा? ग्रुप ए कहने का मतलब इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस और मैकेनिकल, और ग्रुप बी कहने का मतलब सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स। उन लोगों को पढ़ना है। फिलहाल हम लोग देखते हैं कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या होता है। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एक फिजिक्स का पार्ट है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या है? एक फिजिक्स का पार्ट है जो ये बताता है कि किसी बॉडी पे फोर्स का क्या इफेक्ट होता है। मान लिया जाए ये एक बॉडी है, ये बॉडी कुछ भी हो सकता है, ये मैटर है, ये कुछ भी हो सकता है, फ्लूइड या सॉलिड। सॉलिड में भी किसी प्रकार का इलास्टिक बॉडी या रिजिड बॉडी, कुछ भी हो सकता है। यानी हम लोग अगर इस पे फोर्स लगाएंगे, चाहे ये बॉडी मोशन में हो या रेस्ट में हो, तब इसमें क्या क्या इफेक्ट होंगे, उसी इफेक्ट के बारे में क्या पढ़ना है आपको? मैकेनिक्स में पढ़ना है। लेकिन हमको इसका सारा पार्ट नहीं पढ़ना, जितना पढ़ना है उसको हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन जो मैकेनिक्स का डेफिनेशन है वो बताता है कि कोई बॉडी पे फोर्स का क्या इफेक्ट होता है। जब उस पर फोर्स लगा जाए किसी बॉडी पे, चाहे वो बॉडी मोशन में हो या रेस्ट में हो, उस पर फोर्स लगाया जाता है तो उसके इफेक्ट क्या होंगे, इसके बारे में जो फिजिक्स का पार्ट बताता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैकेनिक्स बोलते हैं। अब आता है कि फिजिक्स का पार्ट है कितने। तो देखिए इतना सारा हम पार्ट लिखे हैं, जिसमें से एक पार्ट ये है क्लासिकल फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, एकॉस्टिक्स, ऑप्टिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, और यहाँ पे आता है मैकेनिकल फिजिक्स, और तीन और हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे मैकेनिकल फिजिक्स, या इसी का नाम है मैकेनिक्स। अब मैकेनिकल फिजिक्स को दो पार्टों में बांटा गया। पहला क्लासिकल मैकेनिक्स और दूसरा क्वांटम मैकेनिक्स। अब हम लोग इसके बारे में तो जाने कि मैकेनिकल फिजिक्स किसको बोलेंगे। मैकेनिकल फिजिक्स, फिर से एक बार सॉरी, मैकेनिकल फिजिक्स या मैकेनिक्स यानी फिजिक्स का वैसा पार्ट जिसमें हम लोग किसी बॉडी पे इफेक्ट पढ़ेंगे। किसका इफेक्ट? जब उस पर किसी प्रकार का फोर्स लगाया जाए, चाहे वो बॉडी मोशन में हो या रेस्ट में हो, उसमें किस प्रकार के इफेक्ट होंगे, तब उस बॉडी जो ब्रांच होगा फिजिक्स का उसको क्या बोलेंगे हम लोग? मैकेनिक्स बोलेंगे या मैकेनिकल फिजिक्स बोलेंगे। अब आप लोग टर्म आ रहा होगा, जैसे ये एक बॉडी हुआ, तो इसके अंदर भी मूवमेंट होते हैं कि नहीं? जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में जानते होंगे, तो बोला जाता है कि उसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी रोटेट करते हैं, मूव करते रहते हैं। तो हम लोग इसी को देखते हैं यहाँ पे। इस मैकेनिक्स में, हालांकि मैकेनिक्स में दोनों पढ़ना है, इसके जो इंटरनल है मूवमेंट वो और एक्सटर्नल मूवमेंट है वो, सारे को मिला करके जो भी जिसमें इसमें मोशन कर रहा है उस पर भी क्या इफेक्ट होंगे उसके बारे में भी पढ़ना है मैकेनिक्स में। आगे आते हैं कि इस मैकेनिक्स का टाइप कितने हैं। तो दो टाइप, क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स। यहीं पे डिफरेंट होता है क्लासिकल मैकेनिक्स की। इसमें क्या पढ़ना है? तो क्लासिकल मैकेनिक्स में सिंपली एक्सटर्नल फोर्स जब इस बॉडी पे लगता है तो ये फिजिकली मूव करता है या नहीं करता है, या किस प्रकार के इस पर इफेक्ट होंगे, उसके बारे में जो बताता है वो कौन बताता है? क्लासिकल मैकेनिक्स। दूसरा टर्म आता है क्वांटम मैकेनिक्स, जो अभी बताएं कि इसके इंटरनल में भी क्या होते हैं? मूवमेंट होते हैं, उस पर क्या इफेक्ट होगा उसके बारे में कौन बताता है? क्वांटम मैकेनिक्स। फिर से ध्यान रखिएगा, क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स में फिजिकली अगर बॉडी पे फोर्स लगाया जाएगा तो उसमें क्या मूवमेंट होता है, या क्या रिएक्शन होता है, या क्या इफेक्ट होता है उसका, वो बताएगा कौन? ये क्लासिकल मैकेनिक्स। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स
क्वांटम मैकेनिक्स बताता है कि इसके इंटरनली यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसमें क्या परिवर्तन हो गया या उसमें चेंजेस क्या होंगे, उसके बारे में कौन बताएगा? क्वांटम मैकेनिक्स। अब हम बात करेंगे कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो हम लोग को पढ़ना है वो कहाँ से शुरू होता है, उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये सब मिटाते हैं, ये इंट्रोडक्शन क्लास है कि हम लोग को कहाँ से पढ़ना है और कहाँ से शुरू है। तो आगे हम लोग बात करते हैं कि ये क्लासिकल मैकेनिक्स के, यानी हम लोग का जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से स्टार्ट हो रहा है, देखिए वो कहाँ से स्टार्ट होगा। ये क्लासिकल मैकेनिक्स है। क्लासिकल मैकेनिक्स को दो पार्टों में, क्लासिकल मैकेनिक्स को भी दो पार्ट में, एक किसके लिए हो जाएगा? सॉलिड के लिए, और दूसरा हो जाएगा फ्लूइड के लिए। फ्लूइड में ध्यान रखिएगा लिक्विड और गैस दोनों आते हैं। अब समझिए, हम अभी भी बताए थे कि बॉडी कुछ भी हो सकता है। मैकेनिक्स में क्या बताएं कि किसी बॉडी पे फोर्स का क्या इफेक्ट होता है उसके बारे में। तो बॉडी कुछ भी हो सकता है, चाहे वो लिक्विड हो, गैस हो या सॉलिड हो। तो ये क्लासिकल मैकेनिक्स को दो पार्टों में बांटा गया, एक सॉलिड बॉडी और एक फ्लूइड। यानी इसमें फोर्स लाएंगे तब क्या रिएक्शन होगा और उसमें कैसे कैसे कार्य होंगे, क्या क्या लॉ होंगे, वो इसमें पढ़ना है। और दूसरा टाइप आया सॉलिड में। अब सॉलिड भी दो प्रकार के होते हैं, आप लोग पढ़े होंगे इलास्टिसिटी पढ़े होंगे, रिजिड बॉडी पढ़े होंगे। तो वहाँ पे बताया होगा कि सॉलिड भी, एक सॉलिड में अब इसका जो टाइप होता है वो दो प्रकार से होता है। एक हम लोग को पढ़ना होगा रिजिड बॉडी के लिए, रिजिड बॉडी के लिए, और दूसरा डिफॉर्मेबल बॉडी के लिए, डिफॉर्मेबल बॉडी के लिए। तो अब समझिए कि ये रिजिड बॉडी क्या होता है और डिफॉर्मेबल बॉडी क्या होता है। तो रिजिड बॉडी और डिफॉर्मेबल बॉडी आप लोग देखे होंगे, रबर देखे होंगे, मिटाने वाला, पेंसिल से लिखते हैं तो मिटाने वाला, उस पर जब हम फोर्स लगाते हैं तो वो क्या होता है? कंप्रेस हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम लोग फोर्स हटाते हैं वो पुनः अपना अवस्था में आ जाता है। तो वो बॉडी क्या हो जाएगा? डिफॉर्मेबल बॉडी। यानी हम लोग उस पर फोर्स लगाएंगे तो जब तक फोर्स है तब तक वो शेप चेंज किया, लेकिन जैसे ही फोर्स हटाएं वो पुनः वापस आ गया। तो ये जो प्रॉपर्टी कहलाता है इलास्टिक या डिफॉर्मेबल, वो कौन सा बॉडी है? डिफॉर्मेबल बॉडी। तो ये वाला एक अलग टाइप हुआ, यानी सॉलिड बॉडी का, वो भी सॉलिड ही है। हालांकि रबर जो देख रहे हैं वो सॉलिड ही है, लेकिन डिफॉर्मेबल है। हम लोग जैसे इस पे फोर्स लगाएंगे तो वो क्या होगा? फोर्स लगाएंगे तो वो कंप्रेस हो जाएगा, ये खिंचा जाएगा, और जैसे ही फोर्स हटाएंगे तो पुनः वो अपने अवस्था में वापस आ जाएगा। एक होता है रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी कहने का मतलब कि इस पर कितना भी फोर्स लगाते रहिए कुछ होने वाला नहीं है। एक्चुअली में कोई भी 100% रिजिड बॉडी नहीं है। आप लोग सुने होंगे पत्थर पे भी आप लोग सुने होंगे, पत्थर क्या होता है? फैलता है जब सनलाइट उस पर पड़ता है तो, और फिर सिकुड़ता है, यानी कंप्रेस होता है और फिर एक्सपैंड करता है। तो एक्चुअल में कोई नहीं है, लेकिन हम लोग सिचुएशन के अकॉर्डिंग बता सकते हैं कि कौन रिजिड बॉडी है और कौन डिफॉर्मेबल बॉडी है। एकदम यहाँ पे सपोज मान लीजिए ये मेरे लिए अभी इस कंडीशन पे क्या होगा, रिजिड या डिफॉर्मेबल। हम लोग अभी इसका यूज़ कर रहे हैं मान लीजिए लिखने के लिए, तो बताइए हाथ से हम इसको कंप्रेस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। यानी मेरे लिए तो अभी रिजिड बॉडी हुआ, लेकिन जैसे ही किसी ये फोर्स, ज़्यादा फोर्स या हथौड़ा से या कुछ से भी मारा जाइए तो क्या हो जाएगा? अपना शेप चेंज कर लेगा। या रबर की ही बात करें तो रड के अकॉर्डिंग रड भी क्या होगा? जैसे ही हम लोग रड उसको कुछ कर पाएंगे नहीं, लेकिन वो भी क्या होता है? फोर्स लगाएंगे तो वो भी अपना शेप चेंज कर लेगा। तो रिजिड बॉडी कहने का मतलब कि वैसा बॉडी जिसमें कोई चेंजेस नहीं हो। अब रिजिड बॉडी का भी हम लोग को टाइप पढ़ना है। अब यहीं से हम लोग का शुरू होगा रिजिड बॉडी का दो प्रकार से, एक स्टैटिक्स और दूसरा डायनेमिक्स। यहाँ से मेरे से जो फिजिक्स पढ़े होंगे अप्लाइड फिजिक्स, वहाँ से बताया गया था, यहाँ से उन लोगों को बताया गया था कि स्टैटिक्स और डायनेमिक्स के कितने पार्ट? दो पार्ट, एक काइनेमैटिक्स और दूसरा काइनेटिक्स। अब समझिए कि हम लोग को क्या पढ़ना है।
यहीं से शुरू होता है हम लोग का इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। यानी हम लोग को कितना पढ़ना है, इतना पढ़ना है हम लोग को, ये वाला के बारे में पढ़ना है, इतना पढ़ना है हम लोग को। अब फिर से आते हैं कि रिजिड बॉडी क्या होगा। तो रिजिड बॉडी जो डिफॉर्म नहीं हो, यानी अपना शेप चेंज नहीं करे, सिंपली जहाँ पे उसका सिचुएशन के अकॉर्डिंग जहाँ पे उसका यूज कर रहे हैं। इसका दो टाइप, स्टैटिक्स और डायनेमिक्स। अब हम लोग आएंगे कि स्टैटिक्स क्या होगा, डायनेमिक्स क्या होता है, काइनेटिक्स क्या होता है और काइनेमेटिक्स क्या होता है। एक एक करके डिफाइन करते हैं और उसके बाद फंडामेंटल में हम लोग चलेंगे कि ये पढ़ने के लिए क्या क्या कंडीशन जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं स्टैटिक्स, कि स्टैटिक्स क्या होता है। नाम जैसा कि आप सुन रहे होंगे तो उससे पता चल रहा होगा कि स्टैटिक्स क्या होता है। स्टैटिक्स मतलब शांत, स्थिर, विराम, रेस्ट, यानी सबसे पहला टर्म आता है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स, तो स्टैटिक्स किसको बोलेंगे, तो वैसा बॉडी जो क्या हो, स्थिर अवस्था में हो। जैसे मान लिया जाए कि ये अभी इसको हम लोग देखेंगे, घर देखे होंगे तो उसमें बीम, पिलर, ये सब क्या स्टैटिक अवस्था में है। स्टैटिक अवस्था में क्या है, रुका हुआ है। ये बोर्ड अभी जो है वो क्या है, रुका हुआ है। लेकिन यही एक बॉडी बात करें कि कोई बॉडी जा रहा है तो वो क्या होगा, मूवमेंट करता है, डायनेमिक। तो सिंपली स्टैटिक कहने का मतलब वो हुआ कि वो बॉडी किसी दूसरे बॉडी के रेफरेंस में, इस बॉडी के रेफरेंस में या इस दीवार के रेफरेंस में ये बॉडी क्या है, आराम अवस्था में, विराम अवस्था में, तब इसको हम कौन सा बोलेंगे, स्टैटिक्स बोलेंगे। यानी हम लोग बोलेंगे कि मैकेनिक्स का वैसा पार्ट जिसमें बॉडी क्या हो, स्थिर अवस्था में हो, उसके बारे में। मैकेनिक्स का वैसा पार्ट जिसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, अस्थिर बॉडी के बारे में पढ़ेंगे। स्थिर बॉडी यानी जिसमें एक दूसरे के कंपैरिजन में वो बॉडी किस में हो, रेस्ट में हो। तब इसके बारे में जो बताएगा वो कौन सा कहलाएगा, स्टैटिक्स मैकेनिक्स। ये वाला स्टैटिक्स समझ में आया होगा। ये सिर्फ अब इंट्रोडक्शन है। स्टैटिक्स कौन सा, कि जिसमें बॉडी क्या हो, रुका हुआ। डायनेमिक्स किसको बोलते हैं, डायनेमिक्स में क्या होगा, बॉडी क्या करेगा, बॉडी मूवमेंट करता रहेगा। ध्यान रखिएगा हम लोग इसमें, ये किसका पार्ट है, मैकेनिक्स का पार्ट है। तो जैसे स्टैटिक्स हम सिर्फ बोल रहे हैं तो स्टैटिक्स मतलब क्या, स्टैटिक्स मतलब वो उसका पार्ट है, इसमें हम इसके बारे में पढ़ेंगे। स्टैटिक्स एक्स मैकेनिक्स का पार्ट है जिसमें हम लोग रेस्ट में जब बॉडी रहेगा उसमें क्या क्या इफेक्ट होंगे जब फोर्स लगाया जाएगा। सबसे पहले हम ये बात याद रखिएगा, दिमाग में रखिएगा कि ये मैकेनिक्स का पार्ट है। तो मैकेनिक्स किसको बोलते हैं, कि जब बॉडी पे हम फोर्स लगाएं तो उसमें इफेक्ट क्या होंगे। तो स्टैटिक्स कहने का मतलब कि ये वैसा पार्ट है कि जब वो बॉडी किस कंडीशन में हो, रेस्ट में हो, तब उस पर क्या क्या इफेक्ट होंगे उसके बारे में जो पढ़ा जाएगा वो किस में पढ़ा जाएगा, स्टैटिक्स में पढ़ा जाएगा। लेकिन जब बॉडी डायनेमिक्स, ये कहने का मतलब क्या हुआ कि बॉडी कहाँ हो, मूवमेंट कर रहा हो, उस पर अगर फोर्स लगे, जब बॉडी मूवमेंट कर रहा हो, मोशन कर रहा हो, उस पर अगर फोर्स लगे तब क्या इफेक्ट होंगे, वो किस में पढ़ा जाएगा, डायनेमिक्स में पढ़ा जाएगा। इसके भी दो पार्ट कौन कौन सा, काइनेमैटिक्स और दूसरा काइनेटिक्स। हम लोग इसको भी समझते हैं। सबसे पहला टर्म आता है काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स बताता है कि बॉडी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, मैकेनिक्स का वैसा पार्ट जिसमें बॉडी क्या हो, मोशन में, क्योंकि ये डायनेमिक्स का पार्ट है तो बॉडी किस में होगा, मोशन में। लेकिन हम लोग सिर्फ और सिर्फ उसके मोशन के बारे में पढ़ेंगे, इसके कॉज के बारे में नहीं पढ़ेंगे कि ये मोशन कैसे आया। यानी एक सिंपली एग्जांपल क्या ले, हम लोग इसको फेंक दिए, फोर्स लगा करके फेंके तो कुछ दूर चला गया, तो हम लोग सिर्फ इसमें ये पढ़ेंगे कि ये फोर्स की ही वजह से जा रहा है। हालांकि ये जा रहा है किसकी वजह से, फोर्स की वजह से। अभी ये पढ़े कि मैकेनिक्स का टाइप है तो जब भी फोर्स इस पर लगाएंगे तो इसके इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन डायनेमिक्स का वह पार्ट जिसमें हम लोग इसके इफेक्ट के बारे में सिर्फ पढ़ेंगे, इफेक्ट के कारण के बारे में नहीं पढ़ेंगे। मतलब ये कि हम लोग फोर्स क्यों लगाए या ये बॉडी मूवमेंट कैसे किया तो फोर्स की वजह से। यानी फोर्स से रिलेटेड कोई टर्म हम लोग इसमें नहीं पढ़ेंगे विदाउट कंसिडरेशन ऑफ मोशन, विदाउट कंसिडरेशन ऑफ कॉज ऑफ मोशन के कारण के बिना ही हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके इफेक्ट पढ़ेंगे। कि मतलब मान लिया जाए ये बॉडी मूव कर रहा है, फोर्स की वजह से ही मूव कर रहा होगा, तो ये कितना दूर जा करके गिरेगा या कितना दूर जा करके रुकेगा, इसके बारे में अध्ययन किया जाएगा। वो किस में होगा, काइनेटिक्स में। तो काइनेटिक्स क्या बताता है
काइनेटिक्स यहाँ पे विथ हो जाएगा, विथ कंसिडरेशन ऑफ कॉज ऑफ मोशन। अभी फिर से एक बार, ये है किसका पार्ट, ये डायनेमिक्स का पार्ट है, तो दोनों में बॉडी क्या करते रहेंगे, मूवमेंट करते रहेंगे, चाहे आप काइनेटिक्स को बोले या काइनेमेटिक्स बोले। लेकिन एक में फोर्स के मोशन के कारण को साथ लेकर के पढ़ेंगे, मोशन के कारण को साथ, यानी फोर्स के द्वारा मोशन होगा तो फोर्स को हम लोग साथ लेकर के पढ़ेंगे, लेकिन एक में फोर्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे। अब इसमें जैसे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, जनरली यही पढ़ना है इसमें। लेकिन इसमें फोर्स, मास एंड एक्सेलरेशन जनरली ये जो बेस्ट होता है न्यूटन के सेकंड लॉ पे, न्यूटन्स के सेकंड लॉ पे बेस्ट होता है ये। तो इस तरीके से हम लोग देखें टोटल का टोटल टाइप कितने होते हैं और हम लोग को क्या पढ़ना है। अब हम लोग को जो बेसिकली शुरू करते हैं वो कौन सा शुरू करेंगे, सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे कि इन सारे को पढ़ने के लिए कुछ स्पेसिफिक टर्म है जो आइडियोलॉजी है उसको कंसिडर करके चलना पड़ता है। जैसे कि बॉडी क्या होता है, रिजिड बॉडी क्या होता है, टाइम क्या होता है, ये सारा पढ़ना है। यूनिट क्या होता है, मेजरमेंट, डायमेंशन, ये सारा का सारा पढ़ना है। हालांकि यूनिट एंड मेजरमेंट का हम एक वीडियो बना चुके हैं, तो उसको आप लोग देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में हम दे देंगे, पिन कर देंगे। अब आते हैं हम सबसे पहले कुछ टर्म, जो ये यूनिट पढ़ने से पहले कुछ टर्म है उसके बारे में। सबसे पहला जो टर्म होगा, इससे रिलेटेड कुछ टर्म है उसके बारे में हम लोग को जानना होगा। सबसे पहला जो टर्म है कंटिन्यूअम। ये क्या है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है लगातार, कंटिन्यूअसली। इसका मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअसली। जैसे इसका मतलब ये होता है, हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में जिस बॉडी के बारे में भी पढ़ेंगे उस बॉडी में जो, मान लीजिए ये एक बॉडी है, तो ये वाला टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। क्यों, इसका मतलब होता है कि हम लोग जिस भी बॉडी के बारे में यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे वो बॉडी कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअम, यानी सतत। इसका एक्चुअल हिंदी होता है सतत, यानी जितना डेंसिटी यहाँ पे इसका है इस बॉडी पे, उतना ही डेंसिटी यहाँ पे भी मान करके हम लोग चलेंगे। अब बेसिक से समझिए, मान लिया जाए एक स्केल है, ये स्केल है। अब हमको इसका पूछना है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कौन सा होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कौन सा होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देख लेंगे कि इधर से आधा निकाल लेंगे और इधर से आधा निकाल लेंगे, तो हम लोग मान लेंगे कि हाँ ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, इस पे ये क्या होगा, बॉडी है। अगर इस सेंटर पे हम लोग फोर्स लगा करके रखें तो ये बॉडी क्या हो जाएगा, एक जगह पे, बॉडी एक जगह पे क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग यही बात करते हैं कि इसके बीच में ये एक स्केल समझिए, इधर इसका डेंसिटी कम होता और इधर इसका डेंसिटी क्या होता, ज़्यादा होता, तब क्या ऐसा होता। लेकिन हम लोग जो यहाँ पे पढ़ेंगे वो बॉडी कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअम होना चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ कि हर एक इसको इंस्टेंट पे, हर एक जगह पे इसका डेंसिटी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। यानी कहीं पे बॉडी में ऐसा नहीं हो कि एक बॉडी लिए उसके बीच में वॉइड हो। कंटिन्यू का समझ में आ रहा है, बॉडी का वैसा कैरेक्टरिस्टिक्स जो वो बॉडी को ये बताए कि ये बॉडी क्या है, हर एक जगह पे, बॉडी के हर एक पार्ट पे वो क्या है, बराबर है, कहीं पे उस पर वॉइड नहीं है। ऐसा क्यों होता है, मान लिया जाए आपको एक बॉडी दे दिया जाएगा, एक बॉडी दे दिया जाएगा और उसको पूछेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने के लिए या सीजी कहाँ पे है वो निकालने के लिए बोलिए, तो हम लोग किस चीज़ से निकालेंगे, इसको मास तो नहीं निकालते हैं। हम लोग देखते हैं कि इधर से कितना हुआ, इसका सेंटर किधर कितना हुआ और फिर इधर से सेंटर कितना हुआ, दोनों को मिला करके देखेंगे, इधर से ये और ये, तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और ये बताता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे अगर हम मास लगाएं तो उसको हम स्टेबल कर सकते हैं बिल्कुल। लेकिन अगर ये बात ध्यान में रखा जाए, ऐसा कब होगा, जब ये बॉडी में ये सारे जगहों पे इसका जो डेंसिटी होगा बराबर होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बॉडी का जो साइज होगा या वॉइड होगा बीच में बॉडी में और यहाँ पे वॉइड नहीं होगा। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि यहाँ पे अगर हम फोर्स लगाएं तो ये बॉडी स्टेबल होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ इस पे में क्या है, वॉइड है।
तो कंटिन्यूम ये बताता है कि हम लोग जिस भी बॉडी के बारे में इसमें अध्ययन करेंगे वो बॉडी कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूम होना चाहिए। मतलब कि बॉडी पूरी तरीके से हर एक पॉइंट पे क्या हो, वो कंटिन्यूअस हो। ये एक लैटिन वर्ड है जिसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, कंटिन्यूअस। ये था फर्स्ट टर्म। दूसरा टर्म आता है बॉडी। दूसरा टर्म क्या होता है, बॉडी। बॉडी बताता है, बॉडी क्या है, बॉडी बताता है कि बॉडी एक पदार्थ है, या हम लोग उसको बोलेंगे जो एक कंटिन्यूम बॉडी को ही रिप्रेजेंट करेगा। ये कैरेक्टरिस्टिक्स था, ये कंटिन्यूम मैटर। कंटिन्यूम मैटर को हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे बॉडी बोलेंगे। ध्यान रखिएगा फिर से, हम लोग इसमें बॉडी उसको बोलेंगे, हम लोग बॉडी उसको बोलेंगे जब भी हम लोग ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की बात करेंगे तो हम लोग बॉडी उसको बोलेंगे जो क्या रिप्रेजेंट करता हो, कंटिन्यूम रिप्रेजेंट करता हो। कंटिन्यूम क्या बताएं कि ये एक मटेरियल का क्या बताएगा कि उसमें हर एक जगह पे क्या हो, हर एक जगह पे क्या हो, कंटिन्यूअस हो, बराबर समान हो। और उस बॉडी को हम लोग क्या बोलेंगे, उस मटेरियल को क्या बोलेंगे, हम लोग बॉडी बोलेंगे। यानी बॉडी से कहने का मतलब ये नहीं होगा कि जैसे हम लोग को शरीर बोलते हैं बराबर है सब जगह, नहीं। तो बॉडी कहने का मतलब यहाँ से सेंस ये निकलेगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में कि वो बॉडी कैसा है, कंटिन्यूम है, कंटिन्यूम मैटर है। ये दूसरा टर्म हुआ। तीसरा टर्म आता है रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी अभी भी बताएं तो उससे पहले भी बताएं अभी तुरंत। उसके बाद रिजिड बॉडी क्या होता है, रिजिड बॉडी कि वैसा बॉडी जिस पे हम अगर फोर्स लगाएं तो वो अपना शेप आसानी से चेंज नहीं करे, एक लिमिट तक, एक लिमिट तक वो अपना शेप क्या करेगा, चेंज नहीं करेगा। और अगर चेंज करेगा तो पुनः वापस वो नहीं आएगा। तो वैसे बॉडी को हम लोग क्या बोलेंगे, रिजिड बॉडी बोलेंगे। जैसे ये वाला, अभी हम लोग इसको फोर्स लगाएं, कितना फोर्स लगाएं, जैसा है वैसा ही रहेगा। लेकिन अगर एक लिमिट से ज़्यादा लगा देते बॉडी, चेंज तो हो जाएगा लेकिन पुनः ये वापस नहीं आएगा। तो हम लोग यहाँ पे रिजिड बॉडी उसे बोलेंगे जो अपना जो शेप होगा वो चेंज नहीं करेगा। जैसे हम लोग रड की बात करते हैं, बीम निकला हुआ रहता है, घर में देखे होंगे आप लोग, लोहे का ट्रेन का पटरी वाला जो पोल होता है उसको देखे होंगे, क्या वो रिजिड है, बिल्कुल। तो उसी के बारे में बोला जाएगा कि यानी वैसा बॉडी जिस पे फोर्स लगाने से क्या हो, डिफॉर्म नहीं हो, उसका शेप चेंज नहीं हो, तब ऐसे बॉडी को क्या बोलेंगे, रिजिड बॉडी बोलेंगे। ये 3 टर्म थे। इसके बाद और जो टर्म है वो एक एक करके हम लोग देखते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि मास क्या होता है, स्पेस क्या होता है। सबसे पहले स्पेस क्या होता है, तो हम पिछले वीडियो में भी साथ बताए थे स्पेस का मतलब। तो स्पेस क्या है, एक रीजन है, एक क्षेत्र है। एक क्या है स्पेस, एक क्या है क्षेत्र है। स्पेस आप अंतरिक्ष वाला स्पेस नहीं समझिएगा, स्पेस मतलब जगह। एक ये प्लेन हुआ और एक ये स्पेस हुआ जिसका एक वॉल्यूम होता है। तो स्पेस बताता है एक क्षेत्र को बताता है, एक रीजन को बताता है जिसमें हम किसी भी बॉडी को एग्जैक्ट लोकेशन बता सकते हैं। जैसे मान लिया जाए हम यहाँ पे रखे हुए हैं एक बॉडी को, तो ये क्या है, ये एक स्पेस है, ये एक ज्योमेट्रिकल स्पेस है जिसमें हम किसी बॉडी को एग्जैक्ट लोकेशन बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, तो एक रेफरेंस लेकर के, इस बोर्ड से अगर हम किसी भी आर्बिट्ररी बॉडी से रेफरेंस लेंगे, चाहे तो ये कैमरा लगा हुआ है, कैमरा से हम रेफरेंस ले लेंगे कि हाँ उस कैमरा से इतना इस डायरेक्शन में, इतना इस डायरेक्शन में, और नीचे से इतना डायरेक्शन में। तो एक रेफरेंस पॉइंट से हम तुलना करके इस बॉडी का एग्जैक्ट लोकेशन बता सकते हैं। तो ये एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ होगा, तो ये एग्जैक्ट लोकेशन जिस क्षेत्र में होगा, जिस रीजन में होगा, उस रीजन को हम लोग क्या बोलेंगे, स्पेस बोलेंगे। फिर से एक बार, स्पेस क्या है, स्पेस एक रीजन है, ये हमारे चारों तरफ एक्सटेंड है, या उस बॉडी के या किसी भी बॉडी के चारों तरफ क्या है, एक्सटेंड है, फैला हुआ है। तो एक क्षेत्र है जिसमें हम लोग किसी बॉडी को क्या कर सकते हैं, लोकेशन को डिनोट कर सकते हैं। कैसे, तो किसी से तुलना करके, और जिससे तुलना किया जाएगा उसी को बोला जाता है कोऑर्डिनेट। आप लोग पढ़े होंगे, ये एक इसको डिनोट करना हो तो क्या करते थे कि इस लेंथ से यानी कोऑर्डिनेट से इतना एक्स डायरेक्शन में 5 और इधर 2, तो हम लोग इधर 2 आने के बाद यहाँ आया और इधर 5 आने के बाद यहाँ, तो इस बॉडी का लोकेशन पता कर लेते थे कि नहीं। लेकिन ये 2 ही डायरेक्शन था, एक ऊपर और एक नीचे। लेकिन स्पेस की क्या बात करता है, ये ऑल डायरेक्शन में फैला हुआ है। तो ये अभी यहाँ से इधर गए, मान लीजिए ये बॉडी,
तो हम लोग बोलेंगे कि इस बोर्ड से इतना ऊपर और इधर से इतना इधर। लेकिन ये बॉडी यहाँ होता तब क्या बताते हैं, तब इस जो रेफरेंस हम लिए उससे हम लोग क्या बताते हैं, इधर इतना। तो ये जो स्पेस हुआ हर एक डायरेक्शन में, इसी क्षेत्र को हम लोग क्या बोलेंगे, स्पेस बोलेंगे। तीसरा टर्म आता है, इसके बाद टर्म आता है मास। ये क्या है, मास क्या है, तो किसी भी मैटर का क्वांटिटी, ये क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। कैरेक्टरिस्टिक्स है जो किसी भी मैटर का, पदार्थ का क्वांटिटी को डिनोट करता है। क्वांटिटी मतलब मात्रा को डिनोट करता है। मास क्या है, मास क्या है, तो मास किसी भी बॉडी का कैरेक्टरिस्टिक्स है जो उस बॉडी में क्वांटिटी बताता है। किसका क्वांटिटी बताता है, तो उस मैटर का। मैटर मतलब जिस भी पदार्थ का बना हुआ है उस पदार्थ का वो क्या बताता है, क्वांटिटी बताता है। वो क्या कहलाता है, मास कहलाता है। ध्यान से सुनिएगा, यानी फिर से एक बार, ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो उस बॉडी के क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। क्वांटिटी कहने का मतलब कि कितना मात्रा है। अगर हम बोले कि ये 5 kg है, 5 kg, तो इससे हम लोग ये अनुभव लगा सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 5 kg कितना होगा। 10 kg बोले तो उससे हम लोग अनुभव लगा सकते हैं कि उस पदार्थ का मात्रा कितना होगा। 5 लीटर, अगर 5 kg हम लोग वाटर बोले तो 5 kg पानी से हम ये अनुभव कर सकते हैं कि उस पानी का मात्रा कितना होगा। समझ में आ रहा है, तो ये मास होता है। ये जो मास ही होता है, मास ही है, मास ही ये कैरेक्टरिस्टिक्स है जो किसी बॉडी को, जब एक बॉडी पे मान लीजिए एक ये है और एक ये है, इस पे दोनों पे सेम फोर्स लगाया जाए तो मास ही है जो ये दोनों बॉडी को अलग करता है। अगर मास दोनों का, अगर दोनों पे फोर्स सेम लगाया जा रहा है तो इस मास में ही, ये मास जो ही है इन एक दूसरे बॉडी को क्या कर सकता है, अलग अलग कर सकता है कि हाँ इस पे इतना फोर्स लग रहा है और इस पे इतना फोर्स लग रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि एक बॉडी यहाँ पे, एक बॉडी यहाँ पे, ग्रेविटी लग रहा है, इस पे जी का वैल्यू लग रहा है, दोनों पे जी समान लग रहा है। अब ये बताइए किस पे डिपेंडेंट है, एम पे डिपेंडेंट है कि कितना इस पे फोर्स लगेगा, एम पे डिपेंडेंट है, मास पे डिपेंडेंट है। अगर मास इसका 5 kg है तो इस पे ज़्यादा फोर्स लगेगा, अगर 2 kg है तो इस पे इसके कंपेयर में कम लगेगा। मास ही एक दूसरे बॉडी को, एक बॉडी को दूसरे बॉडी से अलग करता है। मास ही एक बॉडी को दूसरे बॉडी से अलग करता है, कब, जब दोनों पे समान फोर्स लग रहा हो। समान फोर्स का एग्जांपल के लिए हम लोग क्या लिए, समान फोर्स कहने का मतलब ग्रेविटी का मतलब फोर्स नहीं समझिएगा, यानी जब दोनों पे जो पुलिंग लग रहा है वो समान हो। ये था मास। इसके बाद एक और टर्म आता है वेट। यूनिट, यूनिट समझना था, इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट kg, हम लोग आगे यूनिट देखेंगे। इसके बाद वेट। वेट क्या होता है, वेट मतलब, हिंदी छोड़िए, हिंदी, वेट क्या होता है, तो वेट एक फोर्स है। वेट क्या है, एक फोर्स। फोर्स बराबर आप लोग क्या पढ़े होंगे, ए बराबर ma। और ये फोर्स कैसे बना है, जो वेट है वो कैसे बना है, किसी बॉडी का मास और जो एक्सेलरेशन के रूप में लिया जाएगा वो कौन सा लिया जाएगा, जब ग्रेविटी के द्वारा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसको बोलते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी क्या जी 9.8, यानी ए का वैल्यू यहाँ पे 9.8 रख दिया जाए, तब जो यहाँ पे एक फोर्स लगेगा किसी बॉडी पे, एक बॉडी है जिसका मास है कुछ और इस पे ग्रेविटी के द्वारा जो एक्सेलरेशन इस पे अप्लाई होगा उसके द्वारा जो फोर्स लगेगा, यानी ग्रेविटी काम करने के बाद किसी बॉडी का जो फोर्स होगा तब इस फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, वेट बोलेंगे। इसको डिनोट किससे किया जाता है, W से, तो W बराबर क्या हो जाएगा, m × g। अब आप लोग डिफरेंस लिख करके आइएगा मास और वेट में, कमेंट में या कॉपी में लिखिएगा, अगर याद हो तो कमेंट में लिख करके ज़रूर बताइएगा। हम यहाँ पे कुछ हिंट देते हैं कि मास और वेट में डिफरेंट क्या है। तो सबसे पहले मास किसी बॉडी का चेंज नहीं होता है, लेकिन बॉडी का वेट क्या होगा, चेंज होगा। बॉडी का वेट क्या होगा, चेंज होगा। कैसे चेंज होगा, वेट में जी हो सकता है कि जी पृथ्वी पे कुछ है, चंद्रमा पे कुछ हो, तो वेट तो उसका चेंज कर देगा, लेकिन मास उसका, उस बॉडी का एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कभी चेंज नहीं होता, उसके क्वांटिटी को बताता है, पहला। दूसरा, ये जो मास है वो स्केलर क्वांटिटी है और ये
वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी को हम बताते हैं कि जिसमें भी डायरेक्शन का ज़रूरत हो, तो फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है याद कीजिएगा। तो फोर्स के अकॉर्डिंग इसमें फोर्स लग रहा है, फोर्स यानी ये एक प्रकार का फोर्स है। और फोर्स कौन सा क्वांटिटी होता है पता ही होगा। दो टर्म और क्या डिफरेंस हो सकता है, मास कभी भी किसी बॉडी का, ध्यान रखिएगा, मास कभी भी किसी बॉडी का जीरो नहीं होगा, जीरो नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। कभी भी किसी बॉडी का मास, अगर वो बॉडी एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका मास कभी जीरो नहीं होगा। मान लीजिए इस बॉडी, ये बॉडी है, अगर बॉडी ये एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मास कभी शून्य नहीं होगा, लेकिन वेट शून्य होगा। कहाँ पे, तो जब बॉडी के पृथ्वी के सेंटर पे जाएंगे तो वहाँ पे जी का वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो। तो जी का वैल्यू जीरो तो वेट का वैल्यू भी जीरो। यानी मास शून्य हो सकता है लेकिन वेट शून्य नहीं हो सकता। आगे हम लोग देखते हैं और डिफरेंस, 5 डिफरेंस लिख करके बताइएगा आप लोग। आगे हम लोग देखते हैं। अच्छा, लिखने से क्या होगा, लिखने से ये होगा कि अगर आप लिख लेते हैं एक बार तो आपको दिमाग में रहेगा। लिखने से फ़ायदा ये होता है कि आप जो लिखते हैं वो आपको दिमाग में जमा रहता है, लेकिन सुन करके आप क्या कर दीजिएगा, उड़ा दीजिएगा। इसलिए हम बोलते हैं कि आप लिखिए, उसका नोट्स बनाइए, कॉपी में लिखिए, कमेंट में लिखिए, जैसे भी हो लिखिए ज़रूर। इसके बाद आता है लेंथ। लेंथ क्या होता है, तो लेंथ क्या होता है, अभी तक तो डायरेक्टली हम लोग जानते थे कि लेंथ क्या होता है, लेंथ क्या है, दूरी है। लेकिन ये अब समझना है कि ये लेंथ क्या होता है। तो लेंथ क्या है, दो पॉइंट, किसी बॉडी के 2 पॉइंट के बीच को गैपिंग को बताता है। 2 पॉइंट, मान लीजिए ये एक क्या है, 2 पॉइंट है, किसी भी चीज़ का पॉइंट हो सकता है। हम यहाँ पे हैं और एक और आदमी आप वहाँ पे हैं, यानी हम यहाँ पे और आप यहाँ पे। तो आपके बीच और हमारे बीच का जो दूरी बताता है, वो दूरी को ही क्या बोलते हैं हम लोग, लेंथ बोलते हैं। ये लेंथ क्या हो सकता है, टेढ़ा भी हो सकता है, यानी कर्व भी हो सकता है, कर्व भी डायमेंशन यानी, और ये लीनियर भी हो सकता है, लीनियर भी हो सकता है। जैसे बात किया जाए, एक सर्कल लेते हैं, सर्कल में ये सर्कल को ये 2 पॉइंट को मिला रहा है, 2 पॉइंट को मिला रहा है, तो ये वाला पार्ट इस सर्कल को 2 भाग में बांट करेगा, तो ये वाला कौन सा हो जाएगा, लीनियर डिस्टेंस। लेकिन ये वाला क्या हो जाएगा, कर्व। तो ऐसे इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेंथ बोलेंगे। लेंथ क्या है, तो प्रॉपर्टी है जो 2 पॉइंट को क्या करेगा, एक डिस्टेंस है जो 2 पॉइंट के डिस्टेंस को बताता है। ये था लेंथ। उसके बाद लेंथ का यूनिट क्या होगा, मीटर। लेंथ का यूनिट क्या होगा, मीटर। अच्छा, 1 मीटर कितना के बराबर होता है, 1 मीटर जो हम पीडीएफ में दे दिए हैं कि क्रिप्टन 86 से शायद है, वो उसका वेवलेंथ के टर्म में होता है, बहुत लंबा है इसलिए हम लिख दिए हैं। उसके बाद लेंथ के बाद क्या है, टाइम। टाइम क्या है, कोई जाना है आज तक कि टाइम क्या है, नहीं, टाइम भगवान है। चलिए देखते हैं। टाइम बताता है कि दो इवेंट के गैपिंग को क्रमशः, यानी लगातार 2 इवेंट को गैपिंग को ही हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम बोलते हैं। एक्चुअल में टाइम को अभी तक कोई डिफिनेशन नहीं है, लेकिन समझने के लिए ये बोला जाता है कि अभी एक इवेंट हुआ और एक कुछ देर बाद इवेंट हुआ, तो इसके बीच का जो गैपिंग है, उस गैपिंग को हम लोग क्या बोलेंगे, टाइम इंटरवल बोलेंगे। तो ये था टाइम का यूनिट क्या होगा, सेकेंड होगा। टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकेंड। टाइम का ऐसा यूनिट सेकेंड। अब 1 सेकेंड कितना के बराबर होता है, तो सीजीएम के कुछ बहुत सारा लेंथ लिखा है, शायद 8-9 टर्म में उसका वर्ड है, अंक है, डिजिट है, उतना के बराबर होता है सीजीएम के वेवलेंथ रेडिएशन के। तो लिख दिए हैं, लेंथ हुआ, टाइम हुआ, और क्या बच रहा है, और कुछ नहीं बच रहा है। ये था फंडामेंटल में बच रहा था, और यूनिट एंड मेजरमेंट, यूनिट एंड मेजरमेंट जो कि पढ़ाया गया है, जो कि पढ़ा दिया गया। इस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में और कमेंट दोनों में दे देंगे, आप लोग इसको देख लीजिएगा। तो ये जो चैप्टर हुआ वो क्या हुआ, ख़त्म। ये फंडामेंटल था, बेसिक चीज़ था कि जो मैकेनिक्स हम लोग को पढ़ना है, कहाँ से निकला है, कहाँ से कितना रेंज में हम लोग को पढ़ना है, ये बात को बताता था। तो ये हुआ यूनिट एंड मेजरमेंट और मैकेनिक्स का फंडामेंटल हम लोग पढ़ें। अब
जो लोगों को नहीं पता है कि मैकेनिक्स का क्लास हो रहा है, उन लोगों को आप बताइए, शेयर कीजिए वीडियो। और आप लोग लाइक नहीं करते हैं, सबसे ख़राब काम है। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।